बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आपके मन में आज के पाठ को लेकर भी कोई भी संशय हो तो उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के साथ फिर से शुरू करेंगे और इसमें हम गणित में बहुपद पाठ को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, जो कि आपके भूगोल का पाठ है। कक्षा 9वीं के पढ़ाई के बाद हम एक और रोचक कहानी देखेंगे जिसका नाम है पुराने जूतों की कहानी, और जानेंगे कि ये पुराने जूतों की क्या कहानी है। उसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद पाठ को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 5 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपदों का गुणनखंडन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। अभी तक आपने बहुत सारी सर्वसमीकाएं पढ़ ली होंगी। आज हम कुछ नई सर्वसमीकाएं को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली सर्वसमीका है x जमा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें x जमा 3 पूरे का वर्ग बताना है, जिसे बताने के लिए हम हमारी सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं, जहां x होगा हमारा x और y होगा हमारा 3। जब हम इस सर्वसमीका में y बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे 3 जमा 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा x का वर्ग जमा 6x जमा 9। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होता है x का वर्ग घटा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें x घटा 5 पूरे का वर्ग बताना है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह हमारे सर्वसमीका 2 के रूप में है, जहां x है हमारा x और y है हमारा 5। जब हम y का मान 5 रखकर सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 2 गुणे x गुणे 5 जमा 5 का वर्ग, यानी कि x का वर्ग घटा 10x जमा 25। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x का वर्ग घटा y का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x जमा y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है x का वर्ग घटा 9 का गुणनखंड करें। x का वर्ग घटा 9 को हम लिख सकते हैं x का वर्ग घटा 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग बराबर होता है 9 के। और अब आप x का वर्ग घटा 3 का वर्ग को ध्यान से देखें तो यह हमें हमारी सर्वसमीका की तरह दिख रही होगी, जहां x है हमारा x और y है हमारा 3। तो चलिए अब हम हमारे x और y के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा
x जमा 3 गुणे x घटा 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा a गुणे x जमा b, जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा a जमा b गुणे x जमा ab। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें 105 गुणे 106 का मान याद करना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 5 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 6, यानी कि 105 गुणे 106 हो जाएगा हमारा 100 जमा 5 गुणे 100 जमा 6, जो कि अब आ गई है हमारी सर्व समीकरण के रूप में, जहाँ x है हमारा 100, a है हमारा 5 और b है हमारा 6। अब हम हमारे x, a और b के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 100 का वर्ग जमा 5 जमा 6 गुणे 100 जमा 5 गुणे 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 5 गुणे 100 जमा 6 गुणे 100 जमा 30, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 1100 जमा 30, यानी कि 11,130। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा y जमा z पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा 2 गुणे y गुणे z जमा 2 गुणे z गुणे x। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है 3a जोड़ 4b जोड़ 5c पूरे का वर्ग बताना। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह सवाल हमारे सर्व समीकरण के रूप में मिलेगी, जिसमें x है हमारा 3a, y है हमारा 4b और z है हमारा 5c। तो चलिए अब हम हमारे x, y, z के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 3a पूरे का वर्ग जमा 4b पूरे का वर्ग जमा 5c पूरे का वर्ग जमा 2 गुणे 3a गुणे 4b जमा 2 गुणे 4b गुणे 5c जमा 2 गुणे 5c गुणे 3a, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 9 गुणे a का वर्ग जमा 16 गुणे b का वर्ग जमा 25 गुणे c का वर्ग जमा 24 ab जमा 40 bc जमा 30 c। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3 गुणे x गुणे y गुणे x जमा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 3a जमा 4b पूरे की घात 3, जिसका मान बताने के लिए हम हमारे सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, जहां x होगा हमारा 3a और y होगा हमारा 4b। तो चलिए अब हम x और y के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 3a पूरे की घात 3 जमा 4b पूरे की घात 3 जमा 3 गुणे 3a गुणे 4b गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 36 ab गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 108 गुणे a की घात 2 गुणे b जमा 144 ab की घात
2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिल जाएगा x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3 गुणे x गुणे y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 5p घटा 3q पूरे की घात 3 का मान ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न हमारी सर्वसमीका के रूप में है, जहां x है हमारा 5p और y है हमारा 3q। तो चलिए अब हम हमारे x और y का मान हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 5p पूरे की घात 3 घटा 3q पूरे की घात 3 घटा 3 गुणे 5p गुणे 3q गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 125 p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 45 गुणे pq गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा 125 गुणे p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 225 गुणे p की घात 2 गुणे q जमा 135 p गुणे q की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3xyz, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा x जमा y जमा z गुणे x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx। तो ये सभी थे हमारे कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं। इन सर्वसमीकाओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं, जिन्हें अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय सर्वसमीकाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके आकार के बारे में कई सारी बातें जानेंगे। लेकिन चलिए, उससे पहले हम अपने देश के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानते हैं। क्या आपको पता है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी के आसपास उत्पन्न हुई सिंधु सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। आपके अपने राज्य बिहार में स्थित वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य है। इस गणराज्य के भारत के इतिहास में कई योगदान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अकेला ऐसा एक देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया, जो कि है हिंद महासागर। भूगोल को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप इन शब्दों का अर्थ जानते हैं? दिशाएं, अक्षांश और देशांतर। चलिए हम पहले दिशाओं के बारे में बात करते हैं। किसी भी नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए हमें इन 4 मुख्य दिशाओं का रुख पता होना चाहिए। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है अक्षांश। भूगोल शास्त्र की पढ़ाई आसान करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने यानी कि भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने
कुछ काल्पनिक रेखाओं की संरचना करें जो धरती को हर ओर से ढकती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं एक समांतर ग्लोब पर दर्शाई जाती हैं। अक्षांश ऐसी ही काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर की। जहां अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वहीं देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 360 का देशांतर बनाई जा सकती है। अगर हम अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए अब हम एक खास अक्षांश रेखा की बात करते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। इस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है? चलिए मैं बताती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। चलिए अब हम भारत के द्वीपों की बात करते हैं। एशिया नाम के महाद्वीप में स्थित हमारे भारत देश के 2 द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो कि पूर्व दिशा में है, और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि पश्चिम में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब हम अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जिसका आकार त्रिभुजकारी है। 15,200 किलोमीटर तक लंबी स्थल सीमा के साथ भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिण तक आते आते पतला हो जाता है। भारत इतना विशाल है कि विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पर आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल बनाता है। अपने आकार के कारण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो कि है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं और उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। भारत का आकार त्रिभुजकारी है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलकर भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसके 3 तरफ पानी है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम भारत के समय पर उसके अक्षांश और देशांतर का प्रभाव और विश्व में भारत का स्थान क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल के पाठ 1 स्थिति एवं विस्तार के पहले भाग का डेली टेस्ट। इस रेखांकित स्थान को भरिए। डैश दुनिया का पहला गणराज्य है जो बिहार में स्थित है। बांका, वैशाली, अरवल,
मधुबनी। आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? दिशाएं, कर्क रेखा, अक्षांतर, देशांतर। आपका अगला प्रश्न है, 23 डिग्री 30 मिनट की अक्षांश रेखा जो भारत के बीच से निकलती है उसे डैश कहते हैं। इस खाली स्थान को भरिए। देशांतर, ग्लोब, उत्तर दिशा या कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा निकलती है? दिल्ली, मिजोरम, केरल या हरियाणा। आपका आखिरी प्रश्न है, दक्षिणी छोर पर भारत अंतरीप रूप लेता है जिसे डैश कहते हैं। ये रेखांकित स्थान भरिए। क्षेत्रफल, कन्याकुमारी, अरब सागर, हिंद महासागर। चलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की